ला 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 ला। आओ सुनो कहानी के फ्लैशबैक फ्राइडे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जेम्स थर्बर की लिखी एक कहानी लेकर आए हैं। जेम्स थर्बर एक जाने माने कार्टूनिस्ट, लेखक, ह्यूमरिस्ट और प्लेराइट थे, जो अपने हास्य और व्यंग्य की रचनाओं के लिए ख़ास तौर से जाने जाते थे। उन्हें साधारण लोगों की कुंठाओं और सनकी व्यवहार के बारे में लिखने में बहुत मज़ा आता था। हो सकता है आपने उनकी लिखी द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी कहानी पढ़ी हो या उस पर बनी एक अंग्रेज़ी फिल्म देखी हो। बहरहाल पेश है जेम्स थर्बर की ये कहानी आज के फ्लैशबैक फ्राइडे में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे मशहूर लेखक जेम्स थर्बर ने लिखा है। मूल कहानी का शीर्षक है द कैटबर्ड सीट और आपको सुनाने के लिए मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। मैं वैलेंटीना त्रिवेदी। आओ सुनो कहानी वीआईपी सीट। सोमवार की रात मिस्टर मार्टिन सिगरेट की दुकान में घुसे और सिगरेट का एक पैकेट खरीदा। पिक्चर का वक्त हो रहा था और कोई 7-8 लोग वहां सिगरेट खरीद रहे थे। दुकानदार ने मिस्टर मार्टिन की ओर देखा भी नहीं और वो सिगरेट अपने ओवरकोट की जेब में डालकर बाहर आ गए। अगर एफएनएस का कोई कर्मचारी उन्हें देखता तो जरूर हैरान होता, क्योंकि सब जानते थे कि मिस्टर मार्टिन सिगरेट नहीं पीते। उन्हें सिगरेट पीते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। ठीक 1 हफ्ते पहले मिस्टर मार्टिन ने मिसेस बैरोस को मिटा देने की ठानी थी। मिटा देना सोचने में उन्हें बहुत सटीक लगा था, मानो कोई गलती सुधार रहा हो। इस मामले में मिस्टर फिटवाइलर की गलती। पिछले 1 हफ्ते से मिस्टर मार्टिन अपनी योजना पर करीबी से गौर कर रहे थे। आज भी पैदल घर जाते वक्त वे इसी पर विचार कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्लान में गलती की कोई भी संभावना रह जाए, गुंजाइश रह जाए, और उसे 100% पक्का ना कर पाने के कारण व्यथित थे। काम था बड़ा साहस का और खतरा भी कम नहीं था। कभी भी कहीं भी गड़बड़ हो सकती थी और असल में यही उसकी खास बात भी थी। मिस्टर मार्टिन ने बड़ी चालाकी से ये चाल सोची थी। किसी को भी इस घटना में हमेशा सतर्क और सावधान रहने वाले मेहनती मिस्टर मार्टिन का हाथ नहीं दिखेगा। यदि वे रंगे हाथों ये काम करते पकड़े ना जाएं तो। मिस्टर मार्टिन एफएनएस कंपनी के फाइलिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख थे और उनके बारे में उनके बॉस मिस्टर फिटवाइलर का कहना था कि इंसान गलती कर सकता है पर मार्टिन नहीं। अपने घर में बैठकर दूध पीते पीते मिस्टर मार्टिन मिसेस बैरोस के बारे में सोचने लगे। पिछले 7 रातों से वे यही करते आ रहे थे। मिसेस बैरोस की कर्कश आवाज और गधे की तरह है करके हंसना उन्हें उसी दिन से खलने लगा था जब 7 मार्च 1942 को मिसेस बैरोस ने एफएनएस के दफ्तर में कदम रखा था। मार्टिन को तारीख बखूबी याद रहती थी। रॉबर्ट ने उन्हें मिलवाया था सबसे कि मिस्टर फिटवाइलर की खास सलाहकार यानी स्पेशल एडवाइजर के रूप में। मिस्टर मार्टिन ने ये बात बखूबी छुपा ली थी कि मिसेस बैरोस उन्हें हर मायने में कितनी भयंकर लगी थी। हल्का सा मुस्कुराकर उन्होंने मिसेस बैरोस से हाथ मिलाया था। उनके चेहरे का भाव ऐसा था मानो उनका दिमाग बहुत जरूरी काम में उलझा हुआ है। तो क्या आप बैलगाड़ी कीचड़ में से निकाल रहे हैं? मिसेस बैरोस ने उनके कागजों पर नजर डालते हुए पूछा था। इस बात का ख्याल आते ही मिस्टर मार्टिन दूध पीते पीते जरा सा कसमसाए। उन्हें उस औरत के अपराधों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा, उसके व्यक्तित्व के अवगुणों पर नहीं। पर यह करना उन्हें मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसकी कमियां, उसकी बेवकूफियां
उनके दिमाग में रह रह कर गूंज उठती थी, मानो वहां कोई गवाह बैठा हो जो बार बार उस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। वो औरत मानो उनकी ताक में रहती थी, हॉल में, लिफ्ट में, यहां तक कि उनके अपने ऑफिस में भी, जहां वो जब तब किसी सर्कस के घोड़े की तरह कुलाचे भरते हुए घुस आती थी। वो हमेशा उनसे बेवकूफी के बेसिर पैर के सवाल पूछा करती थी। क्या आप बैलगाड़ी को कीचड़ में से निकाल रहे हैं? क्या आप मटर का खेत उखाड़ रहे हैं? क्या आप पीपे में चिल्ला रहे हैं? क्या आप मर्तबान खुरच कर अचार निकाल रहे हैं? क्या आप वीआईपी सीट पर बैठे हैं? आखिर जोई हार्ट ने उन्हें बताया कि इस बकवास का मतलब क्या था। मिसेस बैरोज शायद डॉजर की फैन होंगी, वो बोला। रेड बार्बर जब रेडियो पर डॉजर के बेसबॉल गेम्स अनाउंस करता है तब ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करता है। मटर का खेत उखाड़ना मतलब सब ध्वस्त कर डालना। वीआईपी सीट में बैठना मतलब बैटिंग करने वाला बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसके पास 3 गेंद हैं और कोई भी स्ट्राइक नहीं। मिस्टर मार्टिन को झुंझलाहट तो हुई, पर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इतने कमज़ोर नहीं थे कि ऐसी बचकानी बातों से हत्या करने पर आमादा हो जाएं। अच्छा हुआ, उन्होंने सोचा, और मिसेस बैरोज के खिलाफ और संगीन जुर्मों की फहरिस्त पर पहुंचे। उन्हें अपने विचलित ना होने पर गर्व था। उनकी सेक्रेटरी मिसेस बेयर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे लगता है मिसेस बैरोज से आपको कोई शिकायत नहीं है और आप उन्हें कुछ कुछ पसंद करते हैं। मिस्टर मार्टिन सिर्फ हौले से मुस्कुरा दिए। उनके दिमाग में जज के हथौड़े की आवाज़ गूंजी और केस आगे चल पड़ा। मिसेस अल्जिन बैरोज कटघरे में खड़ी थीं। उनका जुर्म था एफएनएस कंपनी की कार्यकुशलता और प्रणाली को नष्ट करने की लगातार कोशिशें। अपने वर्तमान पद को पाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए थे उन पर नज़र डालना ज़रूरी है। ये जानकारी मिसेस बेयर्ड से बरामद हुई थी, जो कोई भी जानकारी खोज लाने में माहिर थीं। उनके मुताबिक मिसेस बैरोज मिस्टर फिटवाइलर से एक पार्टी में मिली थी, जहां उन्होंने मिस्टर फिटवाइलर को एक शराबी के चंगुल से छुड़ाया था, जो उन्हें एक मशहूर कोच समझ बैठा था। फिर उसने उन्हें एक सोफे पर बिठाकर उन पर अपना काला जादू चला दिया था। बेचारे बुजुर्गवार फिटवाइलर को लगा कि ये बहुत ही काबिल औरत है और उसे बस 1 हफ्ते में ही उन्होंने स्पेशल एडवाइज़र बना दिया। बस उसी दिन से सब गड़बड़ होने लगा था। मिस टाइसन, मिस्टर बर्डिस, मिस बार्टलेट, मिस्टर मैनसन, एक एक करके सभी कंपनी छोड़कर चले गए थे। रॉबर्ट ने मिस्टर फिटवाइलर को समझाने की कोशिश भी की कि काम करने के पुराने ढंग अच्छे थे, पर उन्होंने एक ना सुनी। उन्हें मिसेस बैरोज की काबिलियत पर पूरा यकीन था। बेचारा रॉबर्ट आखिर चुप हो गया था। मिस्टर मार्टिन ने मिसेस बैरोज द्वारा किए गए हर बदलाव पर नज़र डालते हुए टिप्पणी की। एफएनएस की भव्यता के एक कोने को कुरेदने से शुरू करके अब मिसेस बैरोज उसकी नींव पर हथौड़ा लेकर धावा बोल चुकी थी। मिस्टर मार्टिन अब सम अप करते हुए ठीक 1 हफ्ते पहले सोमवार 2 नवंबर 1942 की दोपहर पर पहुंचे। उस दिन 3 बजे मिसेस बैरोज उनके कमरे में छलांग लगाकर घुसी और बोली, बहू, क्या आप मर्तबान खुरच कर अचार निकाल रहे हैं? मिस्टर मार्टिन ने एक उदासी नज़र उन पर डाली और चुप रहे। उनके ऑफिस में चहलकदमी करते हुए वे अपनी डंपलाट आंखों से हर चीज़ का निरीक्षण कर रही थी। क्या आपको वाकई इन सब फाइलिंग कैबिनेट्स की ज़रूरत है? उन्होंने अचानक पूछा। मिस्टर मार्टिन के दिल की धड़कन मानो रुक गई। इसमें रखी हर एक फाइल, उन्होंने संतुलित शब्दों में कहा, एफएनएस के सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। अच्छा भाई, मटर का खेत मत उखाड़ देना,
वो अपनी भोंडी सी आवाज में बोली और जाते जाते दरवाजे पर रुककर चिल्लाईं, काफी कबाड़ इकट्ठा कर रखा है आपने। मिस्टर मार्टिन को अब कोई शक नहीं रह गया था कि मिसेस बैरोज का निशाना उनके डिपार्टमेंट पर सध चुका था। उनकी कुदाली अपना पहला वार करने के लिए तैयार थी। खैर, उन्हें अभी तक मिस्टर फिटवाइलर से कोई बेवकूफ़ी का हुक्म तो नहीं मिला था, पर उन्हें पक्का यकीन था कि उस भोंडी औरत के इशारे पर ऐसा कभी भी हो सकता था। 1 हफ्ता यूं ही निकल चुका था। अब और देर नहीं करनी चाहिए उन्हें। मिस्टर मार्टिन अपने ड्राइंग रूम में दूध का गिलास पकड़े पकड़े खड़े हो गए। जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, उन्होंने अपने आप से ही कहा, मेरी गुजारिश है कि मिसेस बैरोज को इस भयंकर अपराध के लिए सजाए मौत दी जाए। अगले दिन मिस्टर मार्टिन ने सब कुछ हर रोज की ही तरह किया। ये ज़रूर है कि उन्होंने अपना चश्मा कई बार साफ किया और एक नुकीली पेंसिल को बेवजह फिर से शार्पन करने में लगे रहे, पर किसी ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे दिन में बस एक बार उन्हें मिसेस बैरोज की झलक मिली जब वो हॉल में उनके बगल से हेलो कहते हुए गुजरी। ठीक 5:30 बजे मिस्टर मार्टिन ऑफिस से निकले और घर पहुंचकर रोज की तरह एक गिलास दूध पिया। उन्होंने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। उनके पुराने मालिक ने उनके इस गुण को सराहते हुए कहा था, हमारा सबसे मेहनती कर्मचारी सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाता। ये सब सोचते सोचते मिस्टर मार्टिन 5th एवेन्यू पे स्थित रेस्टोरेंट में रोज़ ही की तरह 8 बजे पहुँचे और 8:45 बजे तक डिनर और अखबार का अपना सबसे प्रिय पन्ना पढ़ना ख़त्म किया। खाने के बाद टहलना उनकी आदत थी, इसलिए वे खरामा 5th एवेन्यू पर टहलने लगे। दस्ताने के अंदर उनके हाथ कुछ पसीज रहे थे और उनका माथा ठंडा हो गया था। उन्होंने सिगरेट का डब्बा ओवरकोट की जेब से निकालकर अपने कोट की जेब में रखा और ऐसा करते समय उन्हें ख्याल आया कि कहीं ये बेचैनी की निशानी तो नहीं लग रही है। मिसेस बैरोज लकीज ब्रांड की सिगरेट पीती थी। मिस्टर मार्टिन का प्लान था कि वे सिगरेट के कुछ कश लेकर बची हुई सिगरेट को मिसेस बैरोज की एशट्रे में मसल देंगे, उनकी लिपस्टिक लगी लकी सिगरेट्स के बीच में। मिस्टर मार्टिन के चेहरे पर अपनी इस चतुर चाल के बारे में सोचकर एक कुटिल मुस्कान खेल गई। एक सुलगता मगर गलत सुराग। पर शायद उन्हें ये नहीं करना चाहिए। अरे बेकार वक्त ज़ाया होगा और हो सकता है उन्हें खांसी आ जाए और उनका दम घुटने लगे। मिस्टर मार्टिन ने मिसेस बैरोज का घर कभी नहीं देखा था, पर मिसेस बैरोज 3 मंजिल की प्यारी सी लाल बिल्डिंग के पहले माले पर अपने घर के बारे में इतनी बार ऑफिस में सबको बता चुकी थीं कि उन्हें ये तक पता था कि वहाँ कोई चौकीदार नहीं होगा, सिर्फ दूसरे और तीसरे माले पर रहने वाले उनके पड़ोसी होंगे। चलते चलते मिस्टर मार्टिन को एहसास हुआ कि वे 9:30 से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। 10 बजे पहुँचना ज़्यादा ठीक रहता, पर वे अब बेवजह इधर उधर भटकना नहीं चाहते थे। वैसे भी कौन जाने मिसेस बैरोज के पड़ोसी किस समय घर में आते जाते थे। खतरा तो हर समय था। उन्होंने सोच रखा था कि अगर वे वहाँ किसी से टकराए तो मिसेस बैरोज को मिटाने का काम हमेशा के लिए टाल देंगे। अगर उनके घर में कोई और भी हुआ तो वे कह देंगे कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो। 9:18 पर मिस्टर मार्टिन 12th स्ट्रीट में मुड़े। 2-3 लोग उनके बगल से गुजरे, पर जब तक वे उस घर तक पहुंचे दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने बिल्डिंग के बाहर मिसेस बैरोज के नाम के नीचे लगी घंटी का स्विच दबाया और दरवाज़ा खोलकर हॉल में घुसे।
हॉल में लटका हुआ बल्ब कुछ ज्यादा ही तेज रोशनी दे रहा था। सीढ़ियों पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। सामने एक दरवाजा खुला और मिस्टर मार्टिन उसकी तरफ जल्दी से लपके। आहा, भाई आप कैसे रास्ता भटक गए? मिसेस बैरोज चिल्लाईं और फिर उनकी भोंडी हंसी किसी बंदूक की आवाज की तरह वहां गूंज उठी। मिस्टर मार्टिन तेजी से उन्हें लगभग ठेलते हुए उनके घर में घुस गए। अरे भाई धकेलिए मत, मिसेस बैरोज बोली। ऐसे बौखलाए हुए क्यों हैं? मिस्टर मार्टिन कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। उनका कलेजा मानो उनके गले में धड़क रहा था। मिसेस बैरोज इस बीच बकर बकर करे जा रही थी और हंसते हुए कोट उतारने में उनकी मदद करने लगी। नहीं नहीं, मैं उतार लूँगा, मिस्टर मार्टिन बोले और अपना कोट, हैट और दस्ताने उतार कर दरवाजे के पास वाली कुर्सी पर रख दिए। मिसेस बैरोज डील डॉल में कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। घर पे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपका घर देखा, सोचा घर में और कोई भी है क्या? नहीं, और कोई नहीं है, मिसेस बैरोज ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। अरे आपका चेहरा फक क्यों पड़ गया है? बड़े अजीब हैं। स्कॉच और सोडा पिएंगे? वे अंदर के दरवाजे की ओर जाते हुए बोली। अरे पर आप तो शराब पीते ही नहीं ना। उन्होंने मुस्कुरा के मिस्टर मार्टिन की तरफ देखा। मिस्टर मार्टिन ने अपने को संयत किया। स्कॉच और सोडा बढ़िया रहेगा, उन्होंने अपने को कहते हुए सुना। किचन से मिसेस बैरोज की हंसने की आवाज आ रही थी। मिस्टर मार्टिन तेजी से घूमे और कोई हथियार तलाशने लगे। उनकी योजना के मुताबिक उन्हें यहीं हथियार ढूंढना था। कमरे में 2-3 चीजें ऐसी थीं जो हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थीं, पर उन्हें कोई भी जची नहीं। वे कमरे में चहलकदमी करने लगे और मेज तक पहुंचे। वहां एक पेपर नाइफ रखा था, लिफाफे खोलने वाला। क्या इसकी धार उतनी तेज होगी? उन्होंने सोचा और लपक कर उसे उठाया। ऐसा करने में एक छोटा सा डब्बा खनखन करता हुआ जमीन पे गिरा। अरे, मिसेस बैरोज चिल्लाई, क्या आप मटर का खेत उखाड़ रहे हैं? मिस्टर मार्टिन एक अजीब सी आवाज में हंसे और पेपर नाइफ उठाकर उन्होंने उसे अपनी कलाई पर आजमाया। बिल्कुल बोथड़ा था, इससे काम नहीं चलेगा। मिसेस बैरोज 2 ड्रिंक्स लिए हुए कमरे में आईं। मिस्टर मार्टिन वहां दस्ताने पहने खड़े थे। अचानक उन्हें अपनी अजीबोगरीब स्थिति का आभास हुआ। जेब में सिगरेट, हाथ में शराब लेने जा रहे थे। ये सब उनके लिए बहुत अटपटा सा लग रहा था। अटपटा ही नहीं, असंभव सा। उनके दिमाग के कोने में एक धुंधले से आइडिया की कोपल फूटी। अरे दस्ताने तो उतार दीजिए, मिसेस बैरोज बोली। मैं घर के अंदर दस्ताने हमेशा पहनता हूँ, मिस्टर मार्टिन बोले। आइडिया की कोपल तेजी से बढ़ने लगी और एक नायाब और शानदार पौधे में बदलने लगी। मिसेस बैरोज ने गिलास सोफे के सामने वाली मेज पर रखे और सोफे पर बैठ गईं। आइए यहाँ आकर बैठिए, उन्होंने कहा और मिस्टर मार्टिन उनके बगल में सोफे पर जाकर बैठ गए। सिगरेट को पैकेट से निकालने में थोड़ी कठिनाई हुई उन्हें, पर फिर भी उन्होंने निकाल ली। मिसेस बैरोज ने हंसते हुए उनकी सिगरेट सुलगाई और बोली, आप सिगरेट और शराब पीते हुए? वाह, क्या बात है। मिस्टर मार्टिन ने सफलता से सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, मैं तो हर वक्त सिगरेट और शराब पीता रहता हूँ। चीयर्स, ये जाम बूढ़े सन की मिस्टर फिटवाइलर के नाम। मिस्टर मार्टिन ने स्कॉच का एक घूंट भरते हुए कहा। निहायत ही खराब स्वाद था, पर उन्होंने बिना मुंह बनाए उसे गटक लिया। मिसेस बैरोज के हाव भाव फौरन बदल गए। आप हमारे मालिक को इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर मार्टिन, उन्होंने स्पेशल एडवाइजर के स्वर में कहा। मैं एक बम बना रहा हूं,
मिस्टर मार्टिन बोले, जो एक ही बार में उस बूढ़े खूसट का काम तमाम कर देगा। शराब तो उन्होंने इतनी नहीं पी थी। क्या आप गांजा पीते हैं? मिसेस बैरोज बोली। हेरोइन, मिस्टर मार्टिन बोले। उस बूढ़े को ठिकाने लगाने के पहले मैं ढेर सारा कोकेन। बस! मिसेस बैरोज कूद के खड़े होते हुए बोली, मिस्टर मार्टिन, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। मिस्टर मार्टिन ने स्कॉच का एक और घूंट पिया, एस्ट्रे में सिगरेट की राख गिराई और सिगरेट का पैकेट मेज पर रखते हुए उठ खड़े हुए। मिसेस बैरोज उन्हें घूर रही थी। अपना हैट और कोट पहनते हुए मिस्टर मार्टिन बोले, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा? मिसेस बैरोज बस इतना ही कह पाई। मिस्टर मार्टिन दरवाज़ा खोलते खोलते मुड़े और उन्हें जीभ निकाल कर चिढ़ाते हुए बोले, मैं वीआईपी सीट पर बैठा हूँ, और फिर चले गए। उन्हें जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। वे पैदल ही अपने घर गए और 11 बजे के पहले पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने दांत ब्रश करने के बाद 2 गिलास दूध पिया। वो काफ़ी खुश थे और ये स्कॉच का असर नहीं हो सकता क्योंकि चल कर आने में उनका थोड़ा बहुत नशा पूरी तरह उतर चुका था। बिस्तर में घुस के उन्होंने कुछ देर एक पत्रिका पढ़ी और 12 बजे के पहले ही सो गए। अगले दिन मिस्टर मार्टिन हमेशा की तरह सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंच गए। 8:45 बजे मिसेस बैरोज ऑफिस में घुसी। हालांकि वे कभी भी 10 बजे के पहले नहीं आती थी। उनके कमरे में घुस के उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत मिस्टर फिटवाइलर से करने जा रही हूं। तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। माफ कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर मार्टिन ने चौंकते हुए कहा। मिसेस बैरोज तेजी से घूमी और हाँ कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जोई हार्ट और मिस पैड उनको देखते रह गए। अब इन्हें क्या हो गया है? मिस पैड बोली। ना जाने, मिस्टर मार्टिन बोले और अपना काम करने लगे। मिस पैड चुपचाप उठी और बाहर जाकर मिस्टर फिटवाइलर के कमरे के बाहर धीरे धीरे चलती हुई गुजरी। अंदर से मिसेस बैरोज के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मिस पैड वापस अपनी मेज पर आ गई। करीब 45 मिनट बाद मिसेस बैरोज अपने कमरे में गईं। उसके आधे घंटे बाद मिस्टर फिटवाइलर ने मिस्टर मार्टिन को बुला भेजा। फाइलिंग डिपार्टमेंट का शांत कुशल प्रमुख अदब से उनके सामने खड़ा था। कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर फिटवाइलर कुछ बेचैन से लग रहे थे। उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, मार्टिन, तुम इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहे हो। 22 साल सर, मिस्टर मार्टिन बोले। और इस दौरान तुम एक आदर्श कर्मचारी रहे हो, मिस्टर फिटवाइलर बोले। उम्मीद तो यही है सर, पूरी कोशिश करता हूँ, मिस्टर मार्टिन ने जवाब दिया। और मेरा अंदाज़ा सही है ना कि तुमने कभी शराब और सिगरेट नहीं पी है? बिल्कुल सही सर। मिस्टर फिटवाइलर चश्मा उतार कर चमकाते हुए बोले, ज़रा मुझे बताओगे कि कल शाम ऑफिस के बाद तुमने क्या किया? मिस्टर मार्टिन बस 1 सेकंड के लिए आश्चर्य जताने के लिए रुके और फिर बोले, ज़रूर सर, मैं पैदल घर गया, फिर जिस रेस्टोरेंट में रोज़ खाना खाता हूँ वहाँ गया, उसके बाद फिर पैदल घर गया, कुछ देर एक मैगज़ीन पढ़ी और फिर 11 बजे के पहले ही सो गया। मिस्टर फिटवाइलर ने कहा, और फिर मानो सोचने लगे कि अपने फाइलिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख से क्या कहें। मिसेस बैरोज, मिस्टर फिटवाइलर बोले, मिसेस बैरोज बहुत ही मेहनत करती हैं मार्टिन, और मुझे ये बताने में बहुत अफसोस हो रहा है कि उनका दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ गया है।
और वो बिल्कुल अजीबोगरीब बातों की कल्पना कर रही हैं और उन्हें सच मान बैठी हैं, हैलुसिनेट कर रही हैं। बहुत दुख हुआ ये सुन के सर, मिस्टर मार्टिन बोले। उनके बॉस आगे बोले, उन्हें ये लगता है कि तुम कल शाम उनके घर गए और वहाँ बहुत ही अटपटे ढंग से पेश आए और चौंका देने वाली बातें कहीं। सर मैं, उनके बॉस ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। दिमागी बीमारियां ऐसी ही होती हैं मार्टिन। सबसे सीधे ईमानदार व्यक्ति ही ऐसे बीमार लोगों का निशाना बन जाते हैं। तुम नहीं समझोगे। खैर, मैंने उनके जाते ही अपने साइकियाट्रिस्ट को, डॉक्टर फिच को फ़ोन किया और सब बातें बताईं। हालांकि उन्होंने पूरी विश्वास से बात नहीं कही, पर उनका भी अंदाज़ा यही है जो मेरा है। जब मैंने मिसेस बैरोज को सलाह दी कि वे मेरे साइकियाट्रिस्ट से मिले तो वो एकदम भड़क उठी और कहा कि मैं पहले तुमसे इस बारे में पूछताछ करूं। तुम शायद नहीं जानते मार्टिन, पर मिसेस बैरोज तुम्हारे डिपार्टमेंट में कई सुधार लाने वाली थी और बस मेरी इजाज़त के लिए रुकी थी। जाहिर है कि इसीलिए तुम्हारा ही ख्याल उनके दिमाग में बार बार आ रहा होगा। खैर, इसको पूरी तरह समझ पाना तो डॉक्टर फिच का काम है, हमारा नहीं। पर मुझे अफसोस है कि मिसेस बैरोज अब हमारे ऑफिस में और सुधार नहीं ला पाएंगी। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है सर, मिस्टर मार्टिन बोले। ठीक इसी पल ऑफिस का दरवाजा भड़क से खुला, मानो गैस का सिलेंडर फटा हो, और मिसेस बैरोज छलांग लगाकर अंदर आई। क्या ये बदमाश कबूल नहीं कर रहा है? वो दहाड़ी। बच नहीं सकते तुम बच्चों। मिस्टर मार्टिन धीरे से उठकर अपने बॉस की कुर्सी के पास खिसक आए। तुमने मेरे घर में शराब पी थी, सिगरेट भी पी थी, और मिस्टर वाइलर को बूढ़ा खूसट कहा था, और ये भी कहा था कि तुम कोकेन लेकर उनको बम से उड़ा दोगे। वो सांस लेने के लिए रुकी और उनकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक आई। अगर तुम इतने साधारण से आदमी नहीं होते तो मैं सोचती कि ये सब तुमने प्लान किया है। जीभ निकालकर मुझे चिढ़ाना और कहना कि तुम वीआईपी सीट पर बैठे हो, क्योंकि मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हे भगवान, वो चीखी और गुस्से से उनका चेहरा लाल होकर बैंगनी होने लगा। उन्होंने मिस्टर फिटवाइलर को घूरते हुए कहा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपको बेवकूफ बना रहा है? इसका षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहा है आपको? पर मिस्टर फिटवाइलर तेजी से अपनी मेज के नीचे लगे बटन दबाते चले जा रहे थे और जल्द ही एफएनएस के कर्मचारी उनके कमरे में आने लगे। स्टॉकटन, उन्होंने कहा, तुम और फिशबीन मिसेस बैरोज को उनके घर ले जाओ और मिसेस पावेल आप भी उनके साथ जाएं। मिसेस बैरोज मिस्टर मार्टिन की तरफ झपटी, पर हट्टा कट्टा स्टॉकटन, जो हाई स्कूल में फुटबॉल टीम में था, उनके आगे खड़ा हो गया। फिशबीन और उसे मिलके पकड़ना पड़ा, तब जाकर वे मिसेस बैरोज को कमरे से बाहर ले जा पाए। बाहर हॉल में स्टेनोज और सारा स्टाफ खड़ा तमाशा देख रहा था और मिसेस बैरोज अब भी चीखती चिल्लाती मिस्टर मार्टिन पर निहायत ही अजीबोगरीब झूठे इल्ज़ाम लगाती ले जाई जा रही थी। मुझे अफसोस है कि ये सब हुआ मार्टिन, मिस्टर फिटवाइलर बोले। प्लीज़ इसे अपने दिमाग से निकाल दो। जी सर, ज़रूर, मिस्टर मार्टिन बोले और जाने के लिए मुड़े। कमरे से बाहर जाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और फुदकते हुए अपने कमरे की ओर चल दिए। अपने डिपार्टमेंट में पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी चाल धीमी की और हमेशा की तरह चुपचाप चलते हुए अपने कमरे में मुड़े। इस वक्त उनके चेहरे पर एक आदर्श कर्मचारी का भाव था।